नमस्कार, आपका स्वागत है आज हमारे शो में। और आज जैसा हम जानते हैं कि स्टीलएक्स 25 का दूसरा दिन है और महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और हमें पता है कि इस महाकुंभ में वाकई हमने इस तरह की हस्तियों की शिरकत देखी है जहां हमें लगा कि हमें जो स्टील इंडस्ट्री जिस मकाम पे आज पहुंची है वो और आगे जाएगी, बहुत तेज़ी से जाएगी। तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम देख चुके हैं और आप इसका पार्ट बने हैं, सबसे खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। मैं बिमल जैन, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर हूँ, प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जीएसटी का एक्सपर्ट हूँ। पैन इंडिया जीएसटी रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उसको एडवाइजरी करना, उसमें लिटिगेशन है तो लिटिगेशन करना। आईफा के साथ जुड़ने का पर्पज़ ये है कि आईफा में जीएसटी रिलेटेड कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है, जो हम गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहते हैं। जैसे जीएसटी रिलेटेड जितनी दिक्कतें हैं जो स्टील के ऊपर है, स्टील इंडस्ट्री के ऊपर है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव यही है। जीएसटी एक्सपर्ट होने के नाते ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारी बात कोई गवर्नमेंट तक लेके जाए, चाहे वो जीएसटी काउंसिल हो, सीबीआईसी हो। तो जब मैं इनकी बात समझ पा रहा हूँ तो इसी वजह से आज मैं यहाँ आया और मैंने इनकी बातों को समझा और कुछ पॉइंट आज हमने सॉर्ट आउट किए हैं जो हम गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे। ठीक है सर, जैसे आपने बताया कि एज यू आर सेड कि आप जीएसटी एक्सपर्ट हैं और हमने भी देखा कि स्टील इंडस्ट्री और आईफा, स्टील इंडस्ट्री की बात आईफा ने हमेशा रखी है गवर्नमेंट के सामने और उसने जीएसटी के इशू को बार बार उठाया है, बहुत वोकल होके और बहुत करेज के साथ। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि जीएसटी आखिरकार मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा? क्या लूप होल्स हैं इसके टेक्निकल, और इस तरह से आप बताइए कि जो सबको समझ में आ सके। देखिए, जीएसटी में लूप होल्स तो नहीं है। अगर जीएसटी का बैकग्राउंड आप समझें, जीएसटी जब आया जुलाई 17 में तो इसने मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस ख़त्म कर दिए, डबल टैक्सेशन ख़त्म कर दिया, कैस्केडिंग टैक्स ऑन टैक्स होता था उसको भी मिनिमाइज कर दिया। और जीएसटी लॉ में सबसे बड़ी बात हुई वन लॉ, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट, कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर आपको महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में जीएसटी आती है तो आपको पूरे पैन इंडिया की जीएसटी आती है। प्री जीएसटी में हम स्टेट वाइज डिवाइडेड थे। महाराष्ट्र वैट से चलता था, दिल्ली वैट से चलता था। पर अब अगर आपको जीएसटी मालूम है, कश्मीर से कन्याकुमारी एक लॉ, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। जब हम स्टील सेक्टर की बात करते हैं तो स्टील सेक्टर की कई प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ। स्टील सेक्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि आज की डेट में जो बायर है, जो ऑनेस्ट बायर है, जेन्युइन बायर है, उसकी क्रेडिट को डिनाई किया जाता है। क्रेडिट क्यों डिनाई करता है और कौन करता है? डिपार्टमेंट डिनाई करता है। डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपने जिस सप्लायर से माल खरीदा है वो हम बोलते नहीं बोगस ट्रांजैक्शन की है, वो सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंट है। कई बार सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया जाता है और बायर के हाथ में जितनी क्रेडिट है उसको डिस्प्यूट किया जाता है। कई बार ये होता है कि बायर ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया और सप्लायर ने जमा नहीं कराया, तो बायर से कहा जाता है तुमको क्रेडिट नहीं मिलेगी। अरे आप उस सप्लायर को पकड़ो ना जिसको मैंने पेमेंट दे दिया है। आप उस सप्लायर को तो पकड़ते नहीं हो, मुझे पकड़ते हो एज ए बायर। तो बायर के लिए दिक्कत क्या है? पहले वो पेमेंट दे के बैठा हुआ है और आप उसकी क्रेडिट को डिनाई करने की बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि जब आपने कहा कि जीएसटी ने हर एक टैक्स को सिंप्लीफाई किया और कहीं ना कहीं वो एक बड़ा एडवांटेज लेके आया है कॉमन मैन के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए, लेकिन आज अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये चीज़ इतनी ज़्यादा उभर के आ रही है प्रॉब्लम और इससे हर बायर परेशान है, ठीक है, सब आपने कहा सप्लायर्स इश्यूज क्रिएट करते हैं लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ता, तो ये सिस्टम का एक जो फेलियर है, या आप किसको इस चीज़ के लिए मीन्स लाइक ब्लेम कर सकते हैं, या हम क्या माने कि ये कहाँ से ये चीज़, इसका रूट क्या है? इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मेटल स्क्रैप होता है ना, जो बेसिक रॉ मटेरियल है, ठीक है, जिससे आप सेमी फिनिश या फिनिश स्टील बनाते हैं, ठीक है, मेटल स्क्रैप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। अनऑर्गेनाइज क्या है? जो एकदम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज हैं और नंबर्स में है, तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है।
तो वो जीएसटी कॉम्प्लायंस करना भी नहीं चाहते। जब कॉम्प्लायंस नहीं करना चाहते तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जो बायर है बायर तो आपका ऑर्गेनाइज्ड है, जो सेमी फिनिश स्टील बना रहा है या फिनिश स्टील बना रहा है, राइट, पर उससे अगर मेटल स्क्रैप चाहिए तो किससे चाहिए? उसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से चाहिए। ओके, तो अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स तो लिए हैं, उन्हें रिवर्स चार्ज लायबिलिटी जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है उसके हाथ में डाल दी अगर हम कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से मेटल स्क्रैप ले रहे हैं। पर उस रिवर्स चार्ज से पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, मैं उसके रीजन बताऊं। जो अनऑर्गेनाइज है, आपने कह दिया कि अनऑर्गेनाइज सप्लायर जो रजिस्टर्ड नहीं है उससे किसी ने परचेज किया तो रिवर्स चार्ज में होगा, पर आपको मालूम है उसमें एक लिमिट होती है कि वो सप्लायर 20 लाख रुपए तक इंटर स्टेट, 40 लाख रुपए तक इंट्रा स्टेट, उसके लिए लिमिट एप्लीकेबिलिटी है। तो अब एक ट्रक अगर आप मेटल स्क्रैप का लेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो फिर आपका जो पर्पस था कि रिवर्स चार्ज में लेके आएंगे, वो पर्पस तो फुलफिल हुआ ही नहीं। मैंने सजेशन ये दिया कि आप जीएसटी की रेट जो अभी 18% है उसको 5% कर दीजिए। 5% करने से क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा टेम्प्ट होगा। जब रेट हाई होते हैं ना तो आपने देखा होगा टैक्स की चोरी होती है, टैक्स इवेजन ज़्यादा होता है। जब 5% करेंगे और रिवर्स चार्ज में मान लीजिए मैं 5% ही दे रहा हूँ, बायर 5% ही दे रहा है, तो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेगा और जब वो अपना सेमी फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट निकालेगा तो वो 18% पे करेगा। तो 13% का जो डिफरेंस है वो मैन्युफैक्चरर ने दे दिया जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। पहले उनको ये था कि 18% से हम कम करेंगे तो हमें रेवेन्यू लॉस होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब मेटल स्क्रैप एज ए रॉ मटेरियल परचेज किया 5% दिया, जब मैंने उसका वैल्यू एडिशन किया मैन्युफैक्चरिंग करके तो मैंने 18% दिया, तो डिफरेंशियल मैंने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो अल्टीमेटली स्टील के ऊपर 18% गवर्नमेंट को मिल गया। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो अभी तक जीएसटी में आना नहीं चाहता, राइट, वो आना चालू कर देगा। एक बार वो रजिस्टर हो गया तो फिर रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं। पहली बात हमने आज ये डिस्कस की। दूसरा हमने डिस्कस किया कि इनने टीडीएस का प्रोविजन 10 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल कर दिया था, जो आरसीएम का भी एप्लीकेबल किया था। टीडीएस क्या होता है कि आप रजिस्टर्ड सप्लायर हैं और मैं रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हूँ, आप मुझे सप्लाई कर रहे हैं, तो जब मैं आपको पेमेंट करूँगा तो 2% का टीडीएस काटूंगा। तो आप सोचिए 2% का जो टीडीएस काटने की बात है, अब वो आपके अकाउंट पे चला तो जाएगा, लेकिन उतने से आपका वर्किंग कैपिटल एक बार ब्लॉक हो जाता है ना, और ब्लॉक होने से आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने से आपके ओवरऑल ऑपरेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि हम टीडीएस इसलिए लगा रहे हैं कि हम ट्रांजेक्शन को चेक करना चाहते हैं। तो मेरा टेक ये है, रजिस्टर्ड सप्लायर और रजिस्टर्ड रिसिपिएंट दोनों में आप क्या ट्रांजेक्शन चेक करना चाहते हैं, और दूसरी बात अगर चेक करना चाहते हैं तो 0.25% कर दीजिए, जिससे टीडीएस का इम्पैक्ट कम हो जाए। क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी लग के माल आ रहा है मेरे पास, 18% लग के मेरे पास माल आ रहा है, 0.25 कर देंगे तो वो जो ब्लॉकेज हो रहा है वो कम हो जाएगा। तीसरी बात थी जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी की, मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दिया और सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, तो अब बायर को क्यों डिनाई करते हैं? सप्लायर को रजिस्ट्रेशन देने वाले आप थे, आप ही के डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन दिया था। आप उस सप्लायर को पकड़िए ना जिसने जीएसटी लेने के बाद भी जमा नहीं कराया। अगर आप सप्लायर को छोड़ देंगे और बायर को पकड़ेंगे तो बायर के ऊपर तो डबल टैक्सेशन हो गया, पेनल्टी हो गई वो तो। क्योंकि एक तो वो दे के बैठा हुआ है और दूसरा आप उसको क्रेडिट दे नहीं रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातों पे आज विस्तृत रूप से हमने चर्चा की और हमने कुछ सजेशन बनाए हैं जो आपके आईफा स्टील एक्स 2025 से हम समराइज करके गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आपने बड़े अच्छे से आपने बताया कि जीएसटी का जो पूरा एक मैकेनिज्म है, मतलब एक ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए रुकावट बनती जा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सॉल्यूशंस आपने बताए कि आपने 5% बताया, जो डिफरेंस आपने 13% बताया, फिर कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लॉस नहीं होगा लेकिन एक सिस्टम बन जाए, तो जब आप गवर्नमेंट से इस तरीके की कम्युनिकेशन रख रहे हैं और अब तो मेजर लेवल पे रख रहे हैं, जो स्टील एक्स में भी आए हैं, सब इकट्ठे होकर भी अपनी बात कह रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इसका सॉल्यूशन मिलने में कितना टाइम लगेगा और गवर्नमेंट इसको लेके कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो आपकी बात को सुन के उसके लिए सॉल्यूशन कैसे निकाले? सी गवर्नमेंट का भी आप नेक्स्ट जनरेशन जो जीएसटी रिफॉर्म आया है 2.2 जो 22 सितंबर
25 से एप्लीकेबल होने वाला है। अच्छा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल में लेके आए, ओके। अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज में लेके आए, और उसमें जीएसटी के रेट कम किए गए हैं। अच्छा। आपको मालूम है, हाँ। 5%, 12%, 18%, 28% का स्लैब होता था। हाँ। अब उनने कह दिया से 5% और 18% का स्लैब रहेगा। राइट। 12% और 28% को इन्हें हटा दिया। ठीक है। एक 40% का स्लैब बनाया है सिन और लग्जरी गुड्स के लिए। अच्छा, ये रेट रिडक्शन क्यों करना चाह रहे हैं? रेट रिडक्शन करने से रेवेन्यू फॉल होगा ना। आपको ऐसा लगेगा ना कि रेट कम होने से रेवेन्यू फॉल होगा, शायद वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आप ही ने खुद अब आंसर देना स्टार्ट कर दिया। तो अगर रेट कम होगा तो आप सोचिए, जो बंदा रोजमर्रा की चीज़ें बाजार में बेचता है, पहले मान लीजिए उसके प्रोडक्ट पे 12% था, वो 5% होगा। पहले वो जीएसटी में नहीं आना चाहता था, उसे 12% ही बहुत ज़्यादा लगता था, उसे 18% ही बहुत ज़्यादा लगता था। अब वो जरूर 5% पे आ जाएगा। यानी आपने अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज में ले लिया, आपका हॉराइजन बढ़ गया, एक्सपेंशन हो गया, और प्लस अभी आपने मुझे आंसर दिया कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंज्यूमर की बिहेवियर में चेंज आएगा। पहले वो खरीद नहीं सकता था, अब वो खरीदेगा। अब वो खरीदेगा। तो मैं एक एग्जांपल अदर तौर पे दूं, फिर मैं स्टीलेक्स में फिर वापस लौटूंगा कि देखिए, इनकम टैक्स में 12 लाख की लिमिट होती है कि 12 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। ठीक है। तो 1 लाख रुपए प्रति महीना आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगे। उसमें से मान लीजिए 50,000 रुपये आप रोजमर्रा की चीजों पे खर्च करते हैं, ठीक है, जिसपे 12% का जीएसटी था। अब वो 5% हो गया, तो 7% की सेविंग वहाँ हो गई आपकी 3,500 रुपये प्रति महीने की। तो यानी ये सारा पैसा कंज्यूमर के हाथ में गया। और कंज्यूमर का क्या है? कंज्यूमर तो चाहता है कि अगर पैसा मेरे हाथ में हो तो अभी खर्च करूं। क्रेडिट कार्ड से हम खर्च इतना क्यों करते हैं? क्योंकि हम खर्च करना चाहते हैं पर पैसा नहीं है। अब मोदी जी ने क्या किया? आपके हाथ में पैसा दे दिया और कहा खर्च करो। तो खर्च करने से कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और मेरी जीडीपी बढ़ेगी। अब ये 5% करने का फायदा मैं स्टीलेक्स में क्यों बता रहा हूँ? मेटल स्क्रैप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है, वो जीएसटी में नहीं आना चाहते, शुरू से नहीं आना चाहते, और उनकी वजह से जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनको दिक्कत होती है। They are suffering. और उनकी क्रेडिट पे भी डिस्प्यूट होता है कि जो उन्हें क्रेडिट ली है वो एलिजिबल है नहीं है। उस पे डिपार्टमेंट बार बार एलिगेशन लगाता है तुम्हारी क्रेडिट फ्रॉडुलेंट है। अगर मैंने 18% से 5% जीएसटी कर दिया मेटल स्क्रैप पे, तो रॉ मटेरियल, जो मेटल स्क्रैप रॉ मटेरियल है फॉर सेमी फिनिश एंड फिनिश प्रोडक्ट, तो फिर क्या होगा? 5% में रिवर्स चार्ज में भी देने को तैयार हूँ। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जब मैं 5% करूंगा तो यह सेक्टर खुद ही बोलेगा नहीं मैं भी रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ, मुझे भी जीएसटी में आ जाने दो। जो एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ किया उससे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस 5% पे मैंने अगर रिवर्स चार्ज में दिया, उसकी मुझे क्रेडिट मिली, प्लस मैंने जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट बनाया उस पर तो जीएसटी 18% का है। मैं वहाँ तो कम करने कह ही नहीं रहा। मैं आपको गवर्नमेंट को वो कलेक्शन दे रहा हूँ और गवर्नमेंट को वो कलेक्शन होगा, पर इससे फायदा क्या होगा? अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज में आ जाएगा, जो क्रेडिट पे डिस्प्यूट होता था वो मिनिमाइज हो जाएगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है, जब आपने रेट रैशनलाइजेशन इसी थॉट प्रोसेस पे किया है, तो स्टील पे आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो मेरा ये मैसेज गवर्नमेंट नहीं, आपने जो सबसे अच्छी बात बताई वो आपने ये बताया कि गवर्नमेंट को नुकसान भी ना हो, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी एक मिलके इंटरनल ही अपने इस चीज को सुलझा लें, और वो जीडीपी में ऐड करेंगे। आज की डेट में आप सोचिए, जीडीपी में अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है और जीएसटी का इनवॉइस रेज नहीं करते, उससे देश हित में नुकसान हो रहा है ना। जीएसटी नहीं आ रहा गवर्नमेंट के पास, इससे कंट्रीब्यूशन दिखता ही नहीं है। तो ये कंट्रीब्यूशन जब जीडीपी में आने लगेगा, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 में, अमृतकाल में। तो अमृतकाल में हम विकसित भारत कब बनेंगे? जब हम सब मिलके कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। यही ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल चीज़ों को भी बहुत सिंप्लीफाई करके बताया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले भी जितने भी हैं, जो स्क्रैप डीलर्स हैं, अगर उन तक ये बात पहुंचेगी, कहीं ना कहीं उनको भी अवेयरनेस मिलेगी, वो भी इस जीडीपी की जो मेन स्ट्रीम है उसका हिस्सा बन पाएंगे। दूसरा, जो ये गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी, उनको भी पता लगेगा कि सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल सकता है। सिर्फ कुछ मैकेनिज़्म को, या हम कह सकते हैं जो स्क्रूज़ हैं, उनको थोड़ा सा
अलग जगह पे बस हमें फिक्स करना है एंड डेफिनेटली विल ग्रो विद वेरी हाई पेस. थैंक यू सो मच सर Thank you, फॉर जी. शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज विद अस. थैंक यू सो मच. My pleasure, Hamlita. Thank you very much. And let's look forward in future. Yes, Thank you very sure. much. Thank you. Thank you.